हेलो नमस्ते, वेलकम टू थिंक विद प्रियम। और आज हम अपने 8th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी और हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। हो सकता है कि एक वीडियो में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और इसमें मैंने ना बहुत सारी ट्रिक्स भी बता रखी है जो मैपिंग को याद करने में आपके लिए बहुत ईजी होगी, तो आपको बुक से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में इस वीडियो के थ्रू में आ जाएगा। इसके लास्ट में अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द चैप्टर इज ऑल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। मतलब कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं और उनका हम यूजेस किस तरीके से कर रहे हैं, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों बचाना चाहिए, क्यों हमें इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको इसी वीडियो के थ्रू समझ में आने लगेंगे। सो फर्स्टली हमें ज़रूरी है नेचर के बारे में जानना, रिसोर्सेज के बारे में जानना, तभी हमें पता चलेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्यों डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो नेचर क्या होता है? द वर्ड नेचर इज अ टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। यानी कि अपने आसपास आप कोई भी चीज देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी लिविंग चीजें भी दिखेंगी और नॉन लिविंग चीजें भी दिखेंगी, मतलब जिसमें जान भी होती है और जिसमें नहीं जान होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ तो मेरे अंदर एक लाइफ है, कोई प्लांट है उसके अंदर एक लाइफ है, तो क्या हो गया, वो लिविंग थिंग्स हो गई। बट ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे कि सॉइल हो गई, मेरे हेयर हो गए, माउंटेन्स हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको नेचर ने बनाया है लेकिन उनके अंदर लाइफ्स नहीं है, वो सारी की सारी चीजें मिलके हमारा नेचर बनता है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जिनको नेचर ने बनाया वो सारी चीजें क्या हमारे नेचर का पार्ट है। उसके बाद हमारा आ जाता है when human use these for their sustenance and create new things for them for the consumption, and these elements of nature become resources। जब इन्हीं चीजों को, जब इन्हीं लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमंस अपने फायदे के लिए, अपने कंजप्शन के लिए यूज करते हैं और एक न्यू चीज क्रिएट करते हैं, तो इससे क्या बनता है? रिसोर्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सन है, सन से हमें एक एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो सोलर एनर्जी तब तक कोई रिसोर्स नहीं था जब तक कि ह्यूमन ने उसमें वो नहीं लगाए थे, पैनल्स नहीं लगाए थे और उससे सोलर एनर्जी क्रिएट नहीं करी। तब तक वो धूप की, सन की जो थी रोशनी ही थी। लेकिन जब ह्यूमंस ने पैनल बनाए और अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, तब वो एक रिसोर्स बन गया हमारे लिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। तो हमें पता चल गया कि नेचर क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। नेचर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जिनको नेचर ने क्रिएट किया है, और रिसोर्सेज क्या होते हैं जब हम इन्हीं लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को अपने फायदे के लिए, अपने कंजप्शन के लिए यूज करते हैं और न्यू चीजें क्रिएट करते हैं, तो हमारी क्या बन जाते हैं? रिसोर्सेज बन जाते हैं। सो वी हैव डिवाइडेड रिसोर्सेज फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और हमने रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया है। फर्स्टली हमने डिवाइड किया अपने यूजेस के बेसिस पे कि हम उसको, रिसोर्स को किस तरीके से यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एक रिसोर्स है, हमें जिंदा रखने के लिए, सभी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, वाटर बहुत जरूरी है, फूड बहुत जरूरी है। तो ये किस तरीके के रिसोर्सेज हो जाते हैं? These are the resources which are essential for our life. So life could not exist on earth without the air we breathe, the water we drink and the food we eat। यानी कि ये ऑक्सीजन के बिना, पानी के बिना, फूड के बिना हमारी लाइफ जो है इमेजिन भी नहीं की जा सकती है। We take these from the atmosphere, the rivers, the ponds and through the cultivation of the soil or the other living things। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? नेचर से मिल रही है। तो ये भी हमारा एक टाइप का रिसोर्स हो जाता है। Second one is resources for materials. A piece of wood can be transformed into a chair. India's geographical diversity provides us with a wide variety of natural resources from woods to marble and coal to gold। तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम ना, मटेरियल्स होते हैं जिनको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें गोल्ड कहाँ से मिलता है? गोल्ड माइन से मिलता है, और वहां पे हम उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं किसमें? ज्वेलरी में, नेकलेस बनाने में ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। लकड़ी हमें कहाँ से मिल रही है? फॉरेस्ट से मिल रही है। फॉरेस्ट से हमने क्या बना दी? उसी लकड़ी से हमने क्या बना दिया है? हमने चेयर बना दी है, टेबल बना दिया, अपने यूजेस के सामान बना लिए हैं। तो ये क्या है? रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी तरीके के मटेरियल्स बनाने के लिए नीडेड होते हैं, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हो, जैसे कि जो मैंगो है, मैंगो से हम क्या बना रहे हैं? मैंगो जूस बना रहे हैं। तो ये एक तरीके का मटेरियल रिसोर्स हो गया। तीसरा है हमारा रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। अब बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम एज अ एनर्जी यूज करते हैं, जैसे कि कोल हम एनर्जी की तरह यूज करते हैं, लकड़ी को हम एनर्जी की तरह यूज करते हैं, वाटर से हम हाइड्रो एनर्जी बनाते हैं,
देन सनलाइट जो है उससे हम सोलर एनर्जी बनाते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी है जिनको हम एनर्जी की तरह यूज करते हैं। तो हमने 3 तरीके के रिसोर्सेज को देख लिया कि एक जो एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, यानी कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरे जो है मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं, और थर्डली वो आ जाते हैं जो एनर्जी की तरह भी यूज होते हैं। तो ये था एक तरीका जिसके बेस पे हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया हुआ था। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट वे के ऊपर। सो सेकेंड वे है रिसोर्स का डिवाइड करने का रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल बेसिस पे। सो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज कितनी जल्दी न्यू हो जाती है, कोई चीज दोबारा से कितनी जल्दी बनाई जा सकती है। नॉन रिन्यूएबल उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि जिसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो हमारा जो सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। तो हमारा दूसरा तरीका क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बेसिस पे। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट फंक्शंस इन अ रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव वे। रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्थी स्टेट एंड इट हैज बीन डिग्रेडेड और डैमेज। अच्छा, नेचर का एक जनरल प्रिंसिपल होता है कि आप उसको जितना नुकसान पहुंचाते हो ना, वो धीरे धीरे उस चीज को कवर अप कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्किन में कट लग जाता है तो आप देखोगे कि आपकी स्किन अपने आप हील करने लग जाती है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर कट बहुत ज्यादा गहरा हो, ठीक है, तो आपको उसको वो करने में, रीजनरेट करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। सेम अगर आप प्लांट्स कट करते हो तो एक टाइम तक होता है कि नए प्लांट्स उगते रहते हैं, लेकिन अगर आपने उन कटिंग की जो स्पीड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आप बहुत ज्यादा पेड़ कट कर रहे हो, लेकिन नेचर उतनी जल्दी उन चीज को डेवलप नहीं कर पा रही है, तो क्या हो सकता है, आपका नेचर का कोलैप्स हो जाता है, आपकी नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और इसी से क्लाइमेट चेंज और बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने देखने को आती है। सो लेट्स से अ ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट, इट डिकम्पोजेस विद द बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट। द ट्री बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सॉइल एनरिचिंग इट एंड द न्यू ट्रीज एंड द प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम सीड्स, इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। तो एक एग्जांपल बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक ट्री जो है वो जंगल में फॉल कर जाता है, गिर जाता है, उसके बाद उस पर बैक्टीरिया, फंगस ये सब काम करते हैं और उसको डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। जब वो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो जो प्लांट्स है वो डीकम्पोज होकर वापस से सॉइल में मिक्स हो जाता है, और सॉइल में मिक्स होने के बाद फिर वहां पे एक न्यू प्लांट जो है रीजनरेट करने लग जाता है। और ये प्रोसेस जो है इसी तरीके से चलता रहता है, और इसी तरीके से हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, वो चलती रहती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, इसे बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर। इसके बाद हम स्टडी करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव एबिलिटी टू रीप्लेनिश ओवर द टाइम, यानी कि अपने टाइम के बाद जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एक कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेट होते रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो बार बार उनमें न्यू होने की कैपेसिटी होती है, और इसी की वजह से इनको बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलर एनर्जी, आपको पता है कि सन से एनर्जी मिल रही है हमेशा, जब तक सन रहेगा तब तक वो एनर्जी भी आपको मिलती रहेगी। सेम ऐसे वाटर है, वाटर एक बार आपको वाटर साइकिल के थ्रू पता होगा कि वाटर जब रहता है वो बार बार साइकिल की तरह फ्लो करता रहता है। मतलब एक बार वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है बारिश के थ्रू, वो वापस से हमारे लैंड में आ जाता है, लैंड से फिर वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, फिर ग्राउंड वाटर से फिर वो हमारे पॉन्ड्स में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है, फिर रिवर से फिर इवेपोरेशन होता है, और इसी तरीके से ये अबेंडेंटली चलता रहता है। सेम वाटर है, विंड है, एनर्जी है, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये बार बार रिन्यू हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं, बार बार बन रहे हैं। ठीक है, टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज अ कंडीशन, पर इनको ऐसा बनाए रखने की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो? द नेचुरल रिदम ऑफ द रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। अभी हमने पढ़ा था कि जो नेचर है उसका एक प्रिंसिपल है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। अगर आपको कट लगा है तो वो हील हो जाएगा, बट कंडीशन ये है कि आपको उसके जो नेचुरल प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। मान लीजिए आपको कट लगा, एक आपने देखा होगा एक लेयर सी जम जाती है, आपने क्या किया, उसको फिर से खराब कर दिया, उसको निकाल दिया, प्रोसेस क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, फिर वो लेयर जमेगी, फिर वो हो जाएगा, वो हील नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उस नेचुरल प्रोसेस में क्या कर रहे हो, एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो। सेम अर्थ का एक साइकिल है, ठीक है, कि आप जितना भी पोल्यूशन कर रहे हो वो एक तरीके से फिल्टर होता रहता है, बिकॉज आपको ऑक्सीजन जो है प्लांट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, बट आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर रहे हो और आप प्लांट्स को कट कर रहे हो, जिसकी वजह से उतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है जितनी की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो आपने क्या किया, आपने नेचर के साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया। तो अब जो नेचर की कैपेसिटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करती है, वो नहीं कर पाएगी उस तरीके से, और क्या होगा कि आपको पॉल्यूशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, रिन्यूएबिलिटी उनकी बनाए रखने के लिए कंडीशन होती है कि आपको उनके नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना है। पहले बोला जाता था कि वाटर जो है नेचुरल
रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो हमें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द वाटर। हम वाटर को सेव करने की बात करते हैं, हम वाटर के लिए बहुत सारे अपनी योजनाएं लेके आते हैं, स्कीम्स लेके आते हैं। क्यों इसके ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है? बिकॉज हमने वाटर को बहुत ज्यादा पोल्यूटेड कर दिया है। वाटर का जो अपना नेचुरल साइकिल था वो अब बिगड़ चुका है, और इसकी वजह से हमें वाटर जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो जिनके अंदर एबिलिटी है रीप्लेनिश होने की, रिन्यू होने की। इसके बाद आ जाता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर द लॉन्ग पीरियड। इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। बहुत ज्यादा समय का मतलब है करोड़ों साल इनको बनने में लग जाते हैं। एक बार ये खत्म हो गए ना, तो ह्यूमन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको बना सके दोबारा से, और ना ही हमारे रहते हुए बन सकते, क्योंकि उनको करोड़ों साल लग रहे हैं। तो बहुत, एक बार वो खत्म हो गए तो उनका बनना हमारी उम्र में तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दे कैन नॉट बी रीप्लेनिश एट द रेट वी यूज दैम। वो इस तरीके से रीप्लेनिश, रीजनरेट नहीं किए जा सकते जिस तरीके से हम उसको यूज करें। यानी कि हम कोल को बहुत बेफिक्र तरीके से यूज करें, हम इलेक्ट्रिसिटी उसी से बना रहे हैं, हम लकड़ियों को बहुत बेफिक्र तरीके से यूज कर रहे हैं। बट इनकी आपने देखा होगा कि आप एक पौधे को कट कर सकते, एक पेड़ को कट कर सकते हो, ठीक है, उसकी लकड़ियों को कितने टाइम तक आप जला लोगे? एक पेड़ से जो भी लकड़ी मिलती है आप मुश्किल से उसको 10-15 दिन में जला के खत्म कर दोगे। बट आपको पता है कि एक प्लांट को पूरा ग्रो होके एक ट्री बनने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि इन चीजों की रीप्लेनिश होने की रेट उतनी हाई नहीं है जितना इनको बनने में समय लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मेटल्स हो गए, कॉपर, गोल्ड, ये सारे के सारे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये एक बार खत्म हो गए तो ये दोबारा नहीं बन सकते, और बनेंगे तो इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हमें इनको क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। इनका हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि वो हमारी नीड को भी पूरा करे और उनकी वेस्टेज भी ना हो। तो अभी ना हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। एक होती है इकोसिस्टम सर्विसेज और एक होता है इकोसिस्टम फंक्शंस। सो ट्रीज नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो नेचर हमारे लिए ना बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट करती है और अपने तरीके से करती है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सर्विस है जो हमें फ्री में प्रोवाइड करती है। जैसे कि ट्रीज नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ट्री हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसके लिए वो किसी तरीके का चार्ज नहीं लेते, किसी तरीके की फीस नहीं लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम की सर्विसेज बोल रहे हैं, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। व्हेन दीज नेचुरल प्रोसेस बेनिफिट्स ह्यूमन वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जब इसी तरीके की सर्विसेज ह्यूमंस को फायदा पहुंचाती है, बेनिफिट पहुंचाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। सो इकोसिस्टम फंक्शंस, अब कुछ काम जो होते हैं ये इकोसिस्टम करता रहता है हमारे लिए। जैसे कि सॉइल इरोजन जो हो रहा होता है उसको कंट्रोल करता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनको एक तरीके का घर प्रोवाइड करता है, हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी जो मेडिसिन प्रोवाइड करने का काम है वो सर्विसेज में आ जाएगा, लेकिन वो जो काम कर रहा है उसको हम फंक्शंस में कंसीडर करते हैं। जैसे कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो ये अब ओजोन लेयर जो है हमको क्या बात कर रही है? यूवी रे से प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो एक काम कर रही है, तो वो किस में आ जाएगा? फंक्शंस में आ जाएगा। दीज ऑल आर इकोसिस्टम फंक्शंस। तो जो वो काम कर रहा है वो फंक्शंस में आएगा, और जो चीजें वो हमें दे रहा है, जैसे कि मेडिसिन दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इकोसिस्टम की सर्विसेज हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? देन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। सो जैसे हमें पता है कि बहुत सारी चीजें इक्वली डिवाइडेड नहीं होती है। नेचर ने कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी दे रखी है, कुछ लोगों को बहुत कम इंटेलिजेंसी दे रखी है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं, कुछ लोग उतने ब्यूटीफुल नहीं दिखते हैं। कुछ लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बेकार हैं, बट वी नो दैट यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलती है, सब चीजें इक्वल नहीं होती हैं। सो उसी तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज है, किसी कंट्री में, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, और किसी कंट्री, किसी स्टेट में बिल्कुल भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो अफ्रीका है वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। चाइना में भी काफी रिसोर्सेज हैं। जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कुवैत हो गया, अरब होगी, अरब कंट्रीज होगी, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया में हमें देखने को मिलता ही नहीं है। ऑयल रिजर्व जो है वो बहुत ही थोड़ा सा है, इतना नहीं है। ऐसे ही जो कोल की बात करें तो वो झारखंड वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन बाकी के स्टेट्स में, झारखंड साइड में देखने को मिलता है, बाकी स्टेट्स में नहीं देखने को मिलता। तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और कुछ में नहीं है। कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और कुछ में नहीं है। तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो?
जिस भी जगह पे रिसोर्सेज ज्यादा होंगे वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे नई इंडस्ट्री बनेगी, नई इंडस्ट्री बनेगी तो वहां पे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेगी तो लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी होगी, वहां पे वो काम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके इम्प्लीकेशन पड़ते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। जहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी वहां पे पोल्यूशन भी होगा, हो सकता है कि वहां पे लेबर क्लास को बहुत ज्यादा अच्छे से काम ना मिल पाए, तो मतलब उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। जिस भी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हो सकता है। लोगों को वहां से इंडस्ट्री लगाने के लिए शिफ्ट किया जाए, पेड़ों को काटा जाए, ये सारे इम्प्लीकेशन नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द प्लैनेट और इवन विद इन कंट्रीज। तो नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट, और इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। ट्रेड पैटर्न्स इसी वजह से बनते हैं, जहां पे ये रिसोर्सेज होंगे वहीं से तो ट्रेड होके जाएगा। अब जैसे अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज में अगर ऑयल रिजर्व्स हैं तो उन्हीं से तो हमारी जो कंट्रीज है, इंडिया है, वो तेल मंगाता है ओशन के रास्ते से। मे बी आपको पता होगा इसके बारे में कि इंडिया में जो ऑयल रिजर्व्स नहीं है और इस वजह से इंडिया जो है ऑयल्स को बाहर से इंपोर्ट करता है। पेट्रोल जो है वो हमारी कंट्री में बाहर से आता है, मोस्टली है इंडिया में लेकिन बहुत ही कम है। सो इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर द नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे भी ये होंगे रिसोर्सेज होते हैं वहां पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है और जिसकी वजह से लोगों को क्या मिलता है, नौकरी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। टाउनशिप ग्रो अराउंड देम, जब लोग वहां पे रहेंगे तो टाउनशिप क्रिएट होगी, वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलेगी। पीपल लिविंग इन द रिसोर्स रिच एरियाज हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स टू फैसिलिटेट सच डेवलपमेंट। कई लोगों को वहां से डिस्प्लेस भी किया जाएगा ताकि वहां पे विकास हो सके। ठीक है, सो इसके बाद में आपको एक मैप दे रखा है कि किस तरीके से किन किन एरिया में आपको, जो ब्लैक वाला एरिया है, ब्लैक डॉट दिखा रखा है, वहां पे कोल है, जैसे झरिया में, बोकारो में, रानीगंज में, कोरबा में, मयूरभंज में, तलचर में, बेलाडीला में। फिर ट्राइंगल में आपको ऑयल रिजर्व दिखा रखे हैं, फिर स्क्वायर शेप में आपको आयरन ओर दिखा रखा है, फिर डायमंड शेप में आपको बॉक्साइट दिखा रखा है। तो इसकी लोकेशन ना आपको याद करनी पड़ेगी कि किस तरीके से किन किन जगह पे आपको मेन चीजें याद करने की जरूरत है। सारी याद नहीं होती, मुझे भी याद नहीं है, तो आपको मेन चीजें याद होनी चाहिए और इसके लिए मैंने ना आपको ट्रिक भी बता रखी है। तो पहले आप लोकेशन देख लेना किस तरीके की, कहाँ पे इनकी लोकेशन है, फिर आप इनके नाम जो है ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे कि आयरन ओर्स को याद करने के लिए ट्रिक है BBDMK। DMK ना एक पार्टी का नाम है, द्रविड़ मुन्नेत्र कशकम, तो उसी से मैंने ये ट्रिक बनाई है। सो BBDMK, बीबी आप वाइफ को रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा फनी के लिए। बीबी का मतलब है, बी से है आपका बेलरी, और बी से है आपका बेलाडीला, डी से है आपका दुर्ग, और एम से है मयूरभंज, फिर के से है आपका कुद्रेमुख। ठीक है, BBDMK। फिर कोल माइंस की एक ट्रिक है, न्यू TBR। न्यू से है नई वेली, टी से है तलचर, बी से है बोकारो और आर से है रानीगंज। न्यू TBR। फिर ऑयल फील्ड कहाँ पे है, ऑयल फील्ड को याद करने की ट्रिक क्या है, बैन DMK। बी से है बसीन, ए से है अंकलेश्वर, एन से है नाहरकटिया, फिर डी से है दिग्बोई, फिर एम से है मुंबई हाई और के से है कलोल। तो आप इसको बार बार देखोगे ना तो आपको इनके एटलीस्ट नेम याद हो जाएंगे, फिर आपको बस उसकी लोकेशन याद करना रहेगा। मेनली पहले आपको, जैसे आप छोटी क्लास में, तो आपको अभी नेम ही याद करने हैं इसके। ठीक है, समझ में आ गया। ये ट्रिक मैंने ही बनाई थी, मे भी आपको पसंद आ जाए, आपको हेल्पफुल हो। सो आयरन ओर BBDMK, कोल माइंस के लिए है न्यू TBR और ऑयल फील्ड के लिए है बैन DMK। सो नेक्स्ट है द नेचुरल रिसोर्स कर्स। नेचुरल रिसोर्स कर्स क्या होता है? Natural resource does not guarantee economic prosperity. सो नेचुरल रिसोर्स हमेशा ऐसा नहीं है कि जहां पे भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सब बहुत रिच है, सब अच्छे से काम करे, ऐसा नहीं है। कई बार आपको उल्टी चीजें भी देखने को मिलेगी। उल्टी चीजों से मेरा मतलब क्या है कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, फायदे से ज्यादा आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। और कभी कभी ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये कर्ज की तरह हो जाता है, एक श्राप की तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो क्या है ये, सम रीजन रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम क्या देखते हैं कि कई जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल आप झारखंड और बिहार का एग्जांपल ले लो। पहले झारखंड और बिहार एक साथ में थे, अभी झारखंड में मोस्टली बिहार के जो मिनरल्स है वो चले गए हैं। ठीक है, बिहार के पास बहुत ही कम मिनरल रिसोर्स बचे हैं। झारखंड में आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं, उड़ीसा में आपको रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे आपको उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगी जितना कि इंडिया में महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाए, कर्नाटक में देखने को मिल जाए। ठीक है,
तो वहां पे रिसोर्सेज तो है पर डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रही है। सेम आप अगर वर्ल्ड व्यू में देखना चाहो तो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की डेवलपमेंट किस तरीके की है वो भी आपको पता होगा। नहीं पता तो गूगल करके देखना किस तरीके की डेवलपमेंट है वहां पे। वो उतना डेवलप नहीं हो पाया जितने की वहां पे रिसोर्सेज है। तो इसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं। So natural resource does not guarantee economic prosperity. Some region rich in natural resources can experience slower economic growth and development, a phenomena economists call the natural resource curse और द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इसी को जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कर्स कहते हैं या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहते हैं। अब ये क्यों होता है? दिस हैपेंड बिकॉज इकोनॉमीज आर अनेबल टू डेवलप इंडस्ट्रीज दैट कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू द प्रोडक्ट ऑफ हायर वैल्यू। तो ये रीजन, इसका रीजन क्या है कि जो वो उस देश की इकोनॉमी या उस राज्य की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो उतनी कैपेबल है ही नहीं कि वो उतनी अच्छी इंडस्ट्री बनाए जिस इंडस्ट्री में वहां पे क्या हो कि वो उन प्रोडक्ट को हाई वैल्यू गुड्स में चेंज कर सके। मान लो मेरे जो एरिया है वहां पे चावल बहुत ज्यादा अच्छा सा होता है, ठीक है, चावल बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, लेकिन जो मेरा स्टेट है वहां पे ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि वो उस चावल से न्यू चीजें बना सके या उसको हायर क्वालिटी गुड में चेंज कर सके। तो मेरे स्टेट की इकोनॉमी में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको एक अच्छी चीज में कन्वर्ट कर सके, और इस वजह से जो लोग हैं उनको उस चीज का फायदा नहीं मिल पाता, उन रिसोर्सेज का फायदा नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसी से क्या हो जाता है, नेचुरल रिसोर्स कर्स होता है, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी होती है, यानी कि रिसोर्स होने के बाद भी आप गरीब रह जाते हो, आपका स्टेट, आपकी इकोनॉमी गरीब रह जाती है। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट, बट ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट और टेम्पररी विंडफॉल। तो जब तक हम रिसोर्सेज को, सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में समझना, उसके बारे में ज्ञान होना, नॉलेज होना ही इनफ नहीं होता है। जब तक गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्क नहीं करेगी, पॉलिसीज अच्छे से काम नहीं करेंगी, ठीक है, प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगी, तब तक रिसोर्सेज जो है हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म गोल नहीं बन सकते या हमें लॉन्ग टर्म तक फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, शॉर्ट टर्म ही वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। We are pushing the use of natural resources beyond their capacity to regenerate. In most states, extraction rate is greater than the rate at which the water table is replenished. So ये क्या कह रहे हैं कि जो natural resources है, हमने देखा था कि एक इसकी रेट होती है जिस स्पीड से वो जो है रीजनरेट होता है। नेचर का एक अपना साइकिल होता है जिस स्पीड में वो अपने आप को रीजनरेट करती है दोबारा से। लेकिन जब हम उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको हार्म पहुंचाने लग जाते हैं और वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाती है, तब जाके जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारे स्टेट है वहां पे पानी जो है इतना ज्यादा निकाल लिया गया है कि उतनी जल्दी वो फिल नहीं हो पा रहा है, यानी कि वाटर साइकिल के थ्रू हमें पता है कि जो वाटर लेवल है वो फिर से इक्वल लेवल पे आता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा पानी निकाल ले रहे हैं टैप के थ्रू, लेकिन उतना पानी अर्थ में वापस नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा, आपका जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल है, वो क्या होगा, डाउनफॉल करने लगेगा। हो सकता है कि पानी जो है जमीन में और ज्यादा गहरे पे आपको मिलने लगे, या हो सकता है कि खत्म हो जाए वहां पे पानी। So traditional practice of water harvesting, rejuvenation of ponds and tanks, cutting down on wasteful consumptions of water, processing and reusing water are some of the strategies attempted. तो पहले टाइम पे क्या करते थे, पॉन्ड्स बना के रखते थे, कुएं होते थे जिनके थ्रू जो है वो वाटर टेबल जो है मैनेज होके रहता था, क्योंकि पानी जो है उनमें फिल हो जाता था और फिर उसके थ्रू वो जो है जमीन में चला जाता था, लैंड में चला जाता था, और इसकी वजह से वो जो लेवल है वो बना रहता था। तो इसके तरीके को हम फिर से यूज कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग को यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर सकते हैं, टैंक्स को यूज कर सकते हैं, जिससे हम वापस से उस लेवल को क्रिएट कर सके, उस लेवल पे वाटर टेबल को ला सके। फिर इसमें ना आपको केस स्टडीज दे रखी है, पंजाब की है, एक सिक्किम की और एक राजस्थान में सीमेंट वाली केस स्टडी है। तो पंजाब की केस स्टडी क्या कहती है, पंजाब वंस सेंट्रल टू द ग्रीन रेवोल्यूशन नाउ फेसेस अ सीरियस ग्राउंड वाटर क्राइसिस। आपने शायद सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। एक टाइम था कि जब इंडिया के पास अनाज उगाने तक की कैपेबिलिटी नहीं बची थी, इंडिया के पास बीज नहीं बचे थे, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं बची थी, हम बहुत ज्यादा अनाज क्राइसिस में चले गए थे, फूड क्राइसिस में चले गए थे, हमें बाहर से फूड मंगाना पड़ता था ताकि हम अपने देश को खिला सके खाना। तो इसके लिए क्या किया गया था, एक नए HYV सीड्स लाए गए थे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लाए गए थे, और उन्हीं बीज को पंजाब को दिया गया, हरियाणा को दिया गया, ताकि जो वहां के किसान है उन बीज को यूज करे और प्रोडक्शन को हाई कर सके, ताकि हम खुद से इंडिपेंडेंट हो सके अपने देश को खाना खिलाने के लिए। तो पंजाब ने इसको यूज किया। उन बीज की क्या कंडीशन थी, उन बीज को यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए था, आपको इरिगेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी, और उसकी एक कंडीशन ये भी थी कि आपको फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज्यादा डालने पड़ते थे। तो ये सारी चीजें पंजाब ने भी की, हरियाणा ने और बाकी स्टेट्स ने भी करी। तो पंजाब ने
ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे अनाज तो बहुत ज्यादा उगाया, कंट्री को भी बहुत ज्यादा हेल्प करी, लेकिन क्या हो गया वहां पे सीरियस ग्राउंड लेवल क्राइसिस आ गया, क्योंकि इरिगेशन की वजह से इतना ज्यादा पानी निकाल लिया गया कि उतना पानी जो है अर्थ अपने नेचुरल तरीके से वापस नहीं ला पाई, या उसको वापस लाने की कोशिश भी जो गवर्नमेंट थी, पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं करी। तो क्या हो गया यहाँ पे, नाउ फेसेस अ सीरियस ग्राउंड वाटर क्राइसिस ड्यू टू द अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। इस तरीके से इरिगेशन की गई कि फार्मिंग इस तरीके से की गई कि पानी को बहुत ज्यादा खुला छोड़ दिया गया, या लिमिटेड यूज नहीं किया गया, अनलिमिटेड तरीके से यूज किया गया, और वहां पे ग्राउंड वाटर क्राइसिस आ गया है। द शिफ्ट टू हाई यील्ड क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड पैडी इन द 1960 इंक्रीज द वाटर डिमांड। जो HYV सीड्स इन्होंने यूज किए थे, उससे पानी की जो डिमांड थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इससे जो फार्मर्स थे उन्होंने ओवर एक्सट्रैक्शन किया, यानी कि पानी को जरूरत से ज्यादा निकाल लिया, जिससे और इसी टाइम पे गवर्नमेंट ने उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी थी, ताकि वो जो ट्यूबवेल वगैरह है उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल सके, और इसकी वजह से भी उन्होंने और ज्यादा पानी को एक्सट्रैक्ट किया। और एक्सेसिव यूज हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बहुत सारे यूज हुए, पेस्टिसाइड्स यूज हुए, जिसकी वजह से जो वाटर था वो पॉल्यूट हो गया, क्योंकि जब आप सॉइल में डाल रहे हो फर्टिलाइजर्स तो वो बाद में पानी में मिल जाते हैं, और पानी में मिलके फिर वो जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें मिक्स हो जाते हैं, और फिर वो रिवर में मिल जाते हैं, तो वाटर जो है वो भी पोल्यूशन हुआ। एज अ रिजल्ट ग्राउंड वाटर लेवल हैज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। तो 30 मीटर से भी नीचे चला गया वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल, एंड अबाउट 80% ऑफ पंजाब इज नाउ क्लासिफाइड एज एवर ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन। तो 80% जो पंजाब है वहां पे पानी का जो लेवल है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गया है, यानी कि जितनी ज्यादा उसकी क्षमता थी उससे बहुत ज्यादा उसकी खपत कर ली गई है, उससे बहुत ज्यादा खर्च कर दिया गया है। दीज प्रैक्टिसेस एंश्योर्ड शॉर्ट टर्म फूड सिक्योरिटी। इसकी वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब को तो फायदा हुआ, बाकी हमारी कंट्री को भी फायदा हुआ, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में तो पंजाब को खेती करने के लिए पानी की जरूरत है, वो पानी उसके पास नहीं है, तो सिचुएशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन गई है। अब नेक्स्ट केस स्टडी है सीमेंट वाली। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। हम सीमेंट के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। मैं जिस रूम में बैठी हूँ वो भी सीमेंट का बना हुआ है, आप जिस रूम में बैठे होगे, जिस बिल्डिंग में होगे वो भी सीमेंट की बनी होगी, आपके घर के बाहर जो रोड होगी वो भी सीमेंट से बना होगा। तो सीमेंट के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, अदर बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, एयरपोर्ट्स ऑल रिक्वायर सीमेंट। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। जब सीमेंट बनता है ना तो उससे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि उसके माइक्रो पार्टिकल जो है वो पूरे आपके हवा में मिक्स हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलीजेस फाइन डस्ट। इससे फाइन डस्ट निकलती है that enters our lungs and those of the animals, damaging them, settle on leaves of plants, decreasing their yields and causes soils and water pollution। इससे soil pollution होता है, water pollution होता है, जो dust होती है वो plants के ऊपर चली जाती है, तो उससे उनका भी पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। यील्ड उससे खराब होती है, यानी कि जो फसल है वो भी खराब होती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी इम्पैक्ट होता है। सो द सेंट्रल बोर्ड हैज क्रिएटेड गाइडलाइंस फॉर द सीमेंट फैक्ट्रीज टू इंश्योर दैट द पोल्यूशन इज मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन बॉडी है उसने एक गाइडलाइंस भेजी है सीमेंट फैक्ट्रीज को, ताकि जो इस पोल्यूशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। देयर इज अ मूव टुवर्ड क्रिएटिंग अल्टरनेटिव मटेरियल्स दैट रिड्यूस पोल्यूशन। और साथ ही ऐसे नई चीजें भी लाई गई हैं, जैसे कि जो हम ये पोल्यूशन क्रिएट करने वाली सीमेंट इंडस्ट्री है, इससे हम एक नए अल्टरनेटिव के ऊपर शिफ्ट हो सके। जैसे कि आपने अपने पुराने टाइम पे देखा होगा मिट्टी से बने हुए घर होते थे, तो हम बिल्कुल उसी तरीके के घरों की तरफ फिर से दोबारा से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे पत्थर से और जो मिट्टी होती है, मड होता है, उससे घर बनाए जाएंगे। न्यू प्लांट्स बेस्ड मटेरियल्स, जो प्लांट से मिलने वाले मटेरियल्स है उससे उसको यूज करके, प्लास्टिक को रिसाइकल करके, वेस्ट प्लास्टिक को यूज करके जो है सीमेंट का अल्टरनेट निकालने की कोशिश की गई है। सीमेंट की जगह इन चीजों को यूज करने की कोशिश की गई है, ताकि जो सीमेंट की जगह इनको यूज भी किया जा सके और जो पॉल्यूशन है उसको भी मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। न्यू केस स्टडी है हमारी सिक्किम की। So Sikkim faced a declining yield and mounting debts from the expensive chemical inputs। हमें पता है जब कोई भी फसल करनी होती है, खेती करनी होती है, तो हमें उसके लिए फर्टिलाइजर्स डालने होते हैं, इरिगेशन करनी होती है, बहुत सारे न्यू इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, और पैसे की वजह से क्या होता है, कई बार हमें उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, जिससे हम डेप्ट साइकिल में फंस जाते हैं। सो सिक्किम में भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही थी कि एक तो फसल अच्छी हो नहीं रही थी, प्लस जो किसान थे वहां के वो कर्ज में डूबते चले जा रहे थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी लाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग की पॉलिसी, जिसमें वो सब कुछ नेचुरल तरीके से प्रमोट करते हैं। जो पूरी खेती होती है वो नेचुरल तरीके से होती है, उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है, कोई भी फर्टिलाइजर्स इस तरीके का यूज होते हैं, सारी चीजें बिल्कुल नेचुरल होती है। जिसमें काऊ डंग यूज करते हैं, वो नीम का लेप यूज करते हैं, उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स की जगह वो नीम को यूज करते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीजों को उन्होंने यूज किया, इरिगेशन को भी उन्होंने बिल्कुल नेचुरल वे में किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, 2016 तक आते आते जो सिक्किम है पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और यहाँ पे जो किसान थे, यहाँ उनको 20% ज्यादा बेनिफिट होने लग गया था। धीरे धीरे जो सिक्किम था उसने इस चीज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ले ली। लोग बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके, जो ट्रैवलर्स होते थे वो यहाँ पे आने लगे, टूरिज्म बहुत ज्यादा अच्छा हो गया वहां पे। और जो किसानों की आय थी, इनकम थी, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई इसकी वजह से। ठीक है, समझ में आ गया। ये केस स्टडी थी, आपको याद नहीं रखनी है, ये बस एक तरीके से जनरल आइडिया के लिए होती है। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने देख लिया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज को हम किन किन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हम रिसोर्सेज को किन तरीके से यूज करते हैं। फिर हमें नेचर कुछ सर्विसेज भी देती है, कुछ फंक्शंस भी करती है। अब हमारे पास क्या है, ये टॉपिक है कि हमें रिसोर्सेज का यूज रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए, जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए। ठीक है। इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल वी नीड टू इंश्योर दैट वी यूज द रिसोर्सेज सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग। अब देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस एक ही तरीका है उनके लिए कि हम उनको इस तरीके से यूज करें कि वो हमारी नीड को तो पूरा करे ही, और फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसकी नीड के लिए भी वो सेफ रहे। तो यानी कि हमें उनका मिनिमाइज यूज करना है, बहुत ही अनलिमिटेड तरीके से उनका यूज नहीं करना है। ठीक है। और हमें क्या करना है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके अल्टरनेटिव्स को ढूंढने, ताकि हम उनको उतना ज्यादा खर्च ना करें। फॉर एग्जांपल, इंडिया में 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से बनती है, यानी कि आपके घर में जो बिजली आ रही है ना, वो कोयले को जला के बिजली आ रही है। अब जो कोल है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो हम कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी जगह पे सोलर प्लांट लगाए गए हैं, और फिर सोलर एनर्जी वाली जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको सप्लाई की जा रही है, ताकि जो वो कोल रिजर्व्स हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे, हम ही सारे खत्म करके ना बैठ जाएं। ठीक है। वी मस्ट बी माइंडफुल दैट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द बेसिक वंस लाइक वाटर एंड क्लीन एयर इज ऑफन अनफेयर टू सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब हमेशा हमें देखने को क्या मिलता है कि कोई भी चीजें होती हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी कहाँ पे होती है, सिटीज में होती है। जो वेल्थी पीपल्स होते हैं उनको होती है। हमेशा जो गरीब लोग होते हैं, गाँव में रहने वाले लोग होते हैं, पिछड़े लोग होते हैं, उन लोगों को रिसोर्सेज उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जिस तरीके से जो सिटी के रहने वाले लोग हैं, जो रिच क्लास पीपल हैं, उन लोगों को अवेलेबल हो पाते हैं। सो हमें इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि वो सबको इक्वली अवेलेबल हो। We must remember our relationship with the nature and act as steward in the natural resources towards the restoration, regeneration and sustainability. तो हमें अपने रिलेशन जो है नेचर के साथ में, उसको हमेशा से समझना चाहिए कि हम और नेचर जो है साथ में ही सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नेचर के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे या नेचर हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेगी। हम दोनों का जो अस्तित्व है, जो मतलब हम दोनों की जो पॉसिबिलिटी है, वो हमेशा हमारे साथ में ही है। हम बिल्कुल अपोज होके काम नहीं कर सकते हैं। तो नेचर के लिए हमें रिस्टोरेशन, रीजनरेशन और सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, तभी हम रिसोर्सेज को बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। भगवत गीता का भी एक कोट दे रखा है, द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसीट्स पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। तो सभी लोगों को अपनी जो खुद की इच्छाएं हैं, उनकी बजाय जो है सभी लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए। सब भगवत गीता भी कहती है। तो हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी इसी तरीके से यूज करना चाहिए, सबके भले के हिसाब से यूज करना चाहिए। अपनी डिजायर के हिसाब से सिर्फ अपने लिए ही यूज नहीं करना चाहिए कि हमको मिल रहा है तो हम बहुत अनलिमिटेड तरीके से यूज करें। हमें अपने माइंड में वो जो माइंडसेट है वो भी रखना चाहिए कि दीज आर द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी मस्ट इंश्योर दैट दीज रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल टू आवर द फ्यूचर जनरेशन। सो नेक्स्ट है हमारा द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक बॉक्स में आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में दे रखा है। सो हमें पता है कि एक टाइम के बाद जो है ये ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर कंट्री से, वो खत्म हो जाएंगे। एक टाइम के बाद जो हमारे पास कोल रिजर्व्स है अपनी कंट्री में, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो उनके खत्म होने से पहले हमें अल्टरनेटिव इनके ढूंढने हैं। सो हमारा एक अल्टरनेटिव है सोलर एनर्जी, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो इसके लिए सभी कंट्रीज जहाँ पे हमेशा ऐसी कंट्रीज जिनमें हमेशा सूरज दिखाई देते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो भी 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ तक की जो कंट्रीज होती हैं, ट्रॉपिकल रीजन वाली कंट्रीज, उनमें हमेशा जो है सूरज की रोशनी जो है वो मिल रही होती है, सन की रेस हमेशा आ रही होती है। तो उन्हीं रेस को यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और ऐसी ही कंट्रीज का ये अलायंस है। ठीक है। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने साथ में लॉन्च किया था इस अलायंस को, ताकि हमें जो
कोल और ऑयल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, हम जिस उनके ऊपर निर्भर करते हैं सभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसको हम शिफ्ट कर सके और हम एनर्जी कहाँ से ले सके, सोलर एनर्जी से ले सके और अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सेव कर सके। सो या दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से 2x की स्पीड में देख लेना और आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। चैप्टर इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और कौन सी चैप्टर आप कवर करना चाहते हैं मुझे सजेशन ज़रूर दे देना कमेंट सेक्शन में। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।